दोस्तों, कुछ मसरूफियत की वजह से मेरी पार्टनर की एपिसोड अपलोड नहीं हो सकी। अब आपको रेगुलर एपिसोड मिले। कुछ आज वाली एपिसोड पढ़कर आपका गल्ला दूर हो जाएगा, इतनी मज़े की एपिसोड है। चलते हैं आज की मज़ेदार एपिसोड की तरफ। मुझे मनीलाल के हवाले करके इससे 5 लाख रुपए मिल सकते थे। शंकर ट्रांसमीटर पर इत्तला देने के बाद राके दूसरे आदमी भी पहुंच जाते और वो इनाम से महरूम रह जाता। तुम्हें इससे कुछ और तो नहीं पूछना? पूजा ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। नहीं, अब क्या पूछना है? मैंने नफी में सर हिला दिया। पूजा ने कलाशन मेरे हवाले कर दी और शंकर के हाथ एक बार फिर पुश्त पर बांध दिए और मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया। तुमने जिंदगी में कभी कोई नेक काम नहीं किया शंकर? वो इसकी तरफ देखते हुए बोली। अब तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है। उन आखिरी लम्हों में भगवान को याद कर लो। शंकर की आंखों में खौफ उभर आया। वो भी पूजा की तरफ देख रहा था और कभी मेरी तरफ। पूजा ने इसे पाँव की ठोकर मारते हुए खड़े होने का हुक्म दिया और फिर धक्के देती हुई कमरे से बाहर ले आई। काटेज के गेट से निकलने से पहले इसने मोहतात अंदाज में सड़क पर दोनों तरफ झांका और शंकर को नाली की जद पर लेकर बाहर आ गई। वाकई वो इसके साथ अपना कोई पुराना सा बदला ले रही थी। इस पहाड़ी से उतरने के बाद हम एक और छोटी पहाड़ी पर चढ़ गए। पूजा इसको ऐसी जगह ले जाकर मारना चाहती थी जहां बाद में इसकी लाश मिल जाए तो हमारा कोई सुराग ना लगाया जा सके। गहरी तारीकी और सन्नाटा था। इस पहाड़ी से उतरते हुए शंकर ने अचानक ही खाई में छलांग लगा दी। पूजा चीखती हुई इसके पीछे लपकी और साथ ही इसने नाली का टगर दबा दिया। पूजा की चलाई हुई शंकर तक नहीं पहुंच सकी थी। मैं भी उनके साथ ही था। शंकर का हथियार मेरे हाथ में था। हम सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गए और सामने वाली पहाड़ी पर चढ़ने लगे। इस वक्त रात के 1 बजने वाले थे। इस तरफ आबादी वैसे ही बहुत कम थी। पहाड़ियों पर काटेज एक दूसरे से बहुत फासले पर थे, इसलिए किसी की मुदाखलत का अंदेशा नहीं था। वो पहाड़ी तकरीबन 400 फुट ऊंची थी। शंकर के हाथ चूंकि पुश्त पर बंधे हुए थे, इसलिए इसे ऊपर चढ़ते हुए अपना तवाज़ुन कायम रखने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। वो 2 मर्तबा लड़खड़ा कर गिरा भी था और दोनों मर्तबा पूजा ने इसे ठोकरें मार कर उठाया था। इसके साथ पूजा का सलूक देखकर मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो निशेब में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पूजा के साथ मैंने भी खाई में छलांग लगा दी और निशेब में दौड़ता चला गया। मैं इस खौफनाक हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ था कि अगर शंकर बचकर निकल जाने में कामयाब हो गया तो हमारे बचने के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। दाएं तरफ चीख की हल्की सी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। पूजा ने भी वो आवाज़ सुन ली थी और फिर हम दोनों इस तरफ दौड़ पड़े। शंकर तारीकी में किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिरा था। भागते हुए किसी तरह इसके मुंह में ठुंसा हुआ कपड़ा निकल गया था और गिरने से इसे चोट लगी तो वो बेइख्तियार चीख उठा था। अगर इसके हाथ खिले होते तो दोबारा उठकर भाग खड़ा होता, कोई पत्थर उठाकर हम में से किसी पर हमला आवर होने की कोशिश करता, मगर जब हम करीब पहुंचे तो वो उठने की कोशिश कर रहा था। पूजा इसके सामने आकर खड़ी हो गई। कलाशन सामने को निकाली और दबाती चली गई। पूजा खुद भी बैठती चली गई। वो बुरी तरह हाँफ रही थी। चंद सेकंड बाद मैंने आगे बढ़कर पूजा के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। इसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और उठ खड़ी हुई। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और हम वापस चल पड़े। काटेज तक पहुंचने में हमें 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। दरवाजा बंद करते हुए पूजा ने नाली एक तरफ फेंक दी और पलटकर मुझसे लिपट गई। इसने अपने आप को एकदम ढीला छोड़ दिया था। इसका जिस्म होले होले कांप रहा था। वो एक खौफनाक तजुर्बे से गुजरी थी और शायद ये इसका रद्द अमल था। मैंने इसे अपनी बाहों की गिरफ्त में ले लिया। चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर इसे ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। इसका सारा बोझ मेरे ऊपर था। इसका सांस अब भी फूला हुआ था। पूजा को अपने आप को संभालने में तकरीबन 15 मिनट लगे थे। इसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अब यहाँ कोई खतरा नहीं है, मैंने कहा। बिल्कुल नहीं, ये जगह हमारे लिए बिल्कुल महफूज है, पूजा ने जवाब दिया। पहाड़ियों में गूंजती हुई आवाज़ से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कहा किया हुआ है, और अगर कोई दिन में इस तरफ पहुंच भी गया तो इस वक्त तक शंकर शनाख्त के काबिल नहीं रहेगा। उन पहाड़ियों में लातादाद भेड़िए घूमते रहते हैं। हो सकता है अब तक कुछ भेड़िए वहां पहुंच गए हों। इसका मतलब है कि मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने इसकी तरफ देखा। बिल्कुल नहीं, इसने मेरी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया। तुम मुझे उन औरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ पाओगे जिनसे अब तक तुम्हारा वास्ता पड़ा है। तुम्हारे दुश्मन अगर यहां तक आ भी गए तो तुम्हें पहुंचने के लिए उन्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। क्या? मैं उछल पड़ा। क्या मैं ये समझो कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो?
محبت اور وہ भी तुम जैसे वहशी से। पूजा के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। अरे ये तो इस मिट्टी की मोहब्बत है जिसे तुमने जन्म लिया है। क्या मतलब? मैं चौंक गया। मैं वाकई इसका मतलब नहीं समझ सका था। अभी बताती हूँ। वो उठ खड़ी हो गई। पहले चाय बना लूं। इस कमबख्त शंकर ने तो मेरा दिमाग हिलाकर रख दिया है। बस सिर्फ चंद मिनट। वो किचन में घुस गई और मैं इसकी बात पर गौर करता रहा। इसने कहा था ये तो इस मिट्टी की मोहब्बत है जिसे तुमने जन्म लिया है। मैं इसकी बात का मतलब अब भी नहीं समझ सका था। मेरी जन्मभूमि से इसका क्या ताल्लुक हो सकता है? वो मेरी रिश्तेदार तो नहीं जो इसे मुझसे कोई खास लगाव होता। पूजा तकरीबन 20 मिनट बाद चाय बनाकर लाई थी। इसने एक कप खुद ले लिया और एक मेरे सामने रख दिया। चाय की 2-3 चुस्कियां लेने के बाद मैंने इसकी तरफ देखा। मेरा ख्याल था कि वो खुद ही बात शुरू करेगी, मगर मुझे ही जुबान खोलनी पड़ी। तुमने मुझे अजीब सी उलझन में डाल दिया है पूजा, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। मिट्टी की मोहब्बत से क्या मुराद है? क्या कहना चाहती हो तुम? मेरी जन्मभूमि से तुम्हारा क्या ताल्लुक हो सकता है? ये मिट्टी की मोहब्बत भी अजीब चीज होती है। कोई खा दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, ये इसे अपनी गिरफ्त से नहीं निकलने देती। पूजा ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैंने भी इस मिट्टी से जन्म लिया है जिससे तुम्हारा खमीर उठा है। क्या मतलब? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मैंने पाकिस्तान की सरजमीन पर जन्म लिया था, पूजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं अपनी जगह से उछल पड़ा। वो बात जारी रखते हुए कह रही थी, मैं पाकिस्तान के सहराए थर में वाक़ नगर पाकर नामी एक छोटे से शहर में पैदा हुई थी। ये शहर भारतीय सरहद के करीब वाक़ है। इसकी 95% आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल है। हमारा ताल्लुक नहीं कौम से है। ये कबीला न जाने कब थर में जाकर आबाद हुआ था। बहरहाल मेरे बाप की वहाँ थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे हमारे कुंबे का गुजारा हो रहा था। मैं 1959 में पैदा हुई थी। मेरी पैदाइश पर बड़ी खुशियाँ मनाई गई थीं। इसकी वजह शायद ये थी कि मैं अपने भाई के 15 साल बाद पैदा हुई थी। इस बीच में मेरी माँ के यहाँ कोई औलाद ही नहीं हुई थी। मैं जब 1 साल की थी तो मेरे बड़े भाई मुकेश की शादी कर दी गई। हमारे यहाँ शादियाँ बड़ी बेजोड़ होती हैं। लड़की 12 साल की तो दूल्हा 40 का, लड़का 15-16 का तो दुल्हन 35 की। मुकेश की जोरू भी उम्र में इससे 11 साल बड़ी थी, यानी मुकेश 25 का और सावित्री 36 साल की। वो बड़ी हुसैन थी, सेहतमंद थी। गांव के नौजवान मर्दों की नज़रें इस पर थी। मुकेश की शादी पर मेरे बाप ने वडेरे के पास ज़मीन गिरवी रखकर रकम कर्ज ली थी, जो सबकी शादी पर खर्च कर दी गई। पत्ता जी ने वडेरे से वादा किया था कि इसकी रकम 2 साल के अंदर अंदर लूटा दी जाएगी, मगर 2 साल तक थर में बारिश नहीं हुई। ज़मीनें प्यास के मारे फट गईं। अनाज पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दूसरा साल शुरू होते ही वडेरे ने अपनी रकम की वापसी का तकाजा शुरू कर दिया। तीसरे साल बारिश हुई। इस साल फसल भी अच्छी हुई और जब फसल तैयार हुई और कुनई का वक्त आया तो वडेरे के आदमियों ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया। पत्ता जी वडेरे की मिन्नत समाजत करते रहे। थोड़ी सी मोहलत थी, मगर वडेरा तैयार नहीं हुआ। इसने अनाज का एक दाना नहीं उठाने दिया। राजस्थान के ठाकुर और सिंध के वडेरे एक ही कबीले के लोग हैं। ये काश्तकारों और हारियों को अपने ज़र खरीद गुलाम समझते हैं, उन पर जुल्म करना अपना हक समझते हैं। ज़मीन पर कब्जा करने के बाद वडेरे ने बेगार लेना शुरू कर दी। इसने साफ कह दिया था कि जब तक कर्जे की पाई अदा नहीं हो जाती, न ही हमें ज़मीन का कब्जा मिलेगा और न ही हम कहीं और काम कर सकते हैं। मैं 5 साल की हो गई। वडेरे ने हमारे मकान पर भी कब्जा कर लिया था। हम वडेरे के कैदी बन गए। मेरे माता, पत्ता, भाई और भाभी दिन भर खेतों में काम करते और रात को मवेशियों वाली हवेली में डाल दिया जाता जहां और भी बिसियों हारी थे, वो भी हमारी तरह वडेरे के कैदी थे। एक रोज़ खेतों पर काम के दौरान वडेरे के 2 आदमी सावित्री को पकड़कर ज़बरदस्ती कहीं ले जा रहे थे कि मुकेश ने देख लिया। झगड़े में इसके हाथों वडेरे का एक आदमी मारा गया। वडेरे के आदमी जमा हो गए। उन्होंने मुकेश को इतना मारा कि 2 ही दिनों में वो खत्म हो गया। बाबी सावित्री ने कुनवे में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस आई, लेकिन ना तो वडेरे के किसी आदमी को पकड़ा और ना ही वडेरे से कोई बाज परस हुई। पुलिस हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की, वो गरीबों की नहीं, दौलतमंदों के मुफादात की रखवाली करती है। मेरे तो पत्ता को थाने में बंद कर दिया। मैं भी उनके साथ थी। 2-3 पहले ही इस नए इंस्पेक्टर का, जो इस वाकया के 1 हफ्ता बाद उमरकोट से तब्दील होकर आया था, वो ईमानदार आदमी था, इसने हमें छोड़ दिया। इसके चंद रोज बाद ही पत्ता जी मुझे और माता जी को लेकर चोरी छुपे सरहद पार करके राजस्थान आ गए। स्मगलरों की एक पार्टी ने सरहद पार करने में हमारी मदद की थी। हम लोग धक्के खाते हुए किसी ना किसी तरह राजगढ़ पहुंच गए। यहाँ भी हमारी कौम के कुछ लोग आबाद थे जिन्होंने हमारी मदद की। माता पत्ता ने मेहनत मजदूरी करके मुझे तालीम दिलाई
लेकिन तालीम हासिल करने के बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ वो तुम्हें बता चुकी हूँ। पूजा खामोश होकर मेरी तरफ देखती है और 5-6 देर बाद कहती है, मेरे खून में इसी जमीन की मोहब्बत शामिल है जिसकी मिट्टी से मैंने जन्म लिया था। वहाँ मेरे माता पिता, भाई भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ वो काबिल नफरत है, लेकिन उन तमाम तर नफरतों के बावजूद मैं इस मिट्टी की मोहब्बत को अपने सीने से नहीं निकाल सकी। वो एक बार फिर खामोश हो गई। इसके लहजे में अफसुर्दगी थी। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब देखकर मेरा दिल दुखता है, लेकिन जाहिर है मैं कुछ नहीं कर सकती। वो दोबारा कह रही थी, कैंप में बाज पाकिस्तानी नौजवान तो ऐसे भी थे जो रा के असल मंसूबों से वाकिफ होने के बाद यहाँ से भागना चाहते थे। उन्हीं में से कुछ ने कोशिश भी की मगर पकड़े गए। कावरी ने तुम्हारे सामने दावा किया था कि वो कैंप से फरार होने वाले पाकिस्तानी नौजवानों की मदद करती रहती है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। पिछले 1 साल के दौरान कावरी ने ऐसे 3 नौजवानों को धोखे से हलाक कर दिया जो कैंप से भागने के बाद इत्तेफाकना इससे टकरा गए थे। मेरे ख्याल में ऐसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए था। वो अपनी जान बचाने के लिए भी दूसरों की मदद के मोहताज थे। उन्हें मैंने यहाँ लाया था, लेकिन जब उन्हें एहसास हो गया कि इस तरह मिलने वाली दौलत उन्हें महंगी पड़ेगी तो उन्होंने भागने की कोशिश की और मारे गए। दरअसल उनके सामने कोई मकसद नहीं था, उनकी कोई मंजिल नहीं थी, लेकिन तुम्हें देखकर और तुम्हारी बातें सुनकर मैंने सोचा कि तुम भी अगरचे अपनी जान बचाकर भागे थे और जान भी ना चाहते थे, लेकिन तुम में और उन नौजवानों में बड़ा फर्क था। कावरी तुम्हारे गिर्द जाल बना रही थी और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, मगर मुझे इसका मौका नहीं मिल रहा था। उधर तुम दलदल में देसती जा रहे थे, तुम्हारे गिर्द बिछाए हुए जाल की रस्सियां खींची जा रही थीं, और आखिरकार मैंने भी कदम उठाने का फैसला कर लिया। जिस रात विश्वास ने आश्रम के तहखाने में तुमसे मुलाकात की थी, मैं समझ गई थी कि अब पानी सर से गुजर चुका है। उन्होंने तुम्हें अपने मंसूबे के आखिरी मरहले में दाखिल कर दिया है। अल्लाह मेरे लिए भी खामोश रहना मुमकिन नहीं रहा था, और इसलिए मैंने तुम्हें कावरी और विश्वास के बारे में बता दिया था, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं आया था, और फिर कल मैंने तुम्हें वो सबूत फराहम कर दिए जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। मैंने तुम्हारा साथ देने का फैसला कर लिया था और इस सिलसिले में कुछ इंतजामात भी शुरू कर दिए थे। मेरे इस काटेज के बारे में किसी को मालूम नहीं सिवाय मेरी सहेली रजनी के। मैंने पहले से यहाँ राशन जमा करना शुरू कर दिया था। कावरी को कल करने के बाद अगर हम चंद मिनट और वहाँ रुकते तो मारे जाते। मुझे शंकर ही ने रेस्तुरान में चाय पीने के दौरान बताया था कि विश्वास ने रात 2 बजे के करीब कावरी को टेलीफोन पर कैंप में होने वाले धमाकों की इत्तला दे दी थी, और कावरी इसके थोड़ी ही देर बाद निकल खड़ी हुई थी और इसने विश्वास को भी अपनी रवानगी की इत्तला दे दी थी। विश्वास इसका इंतजार कर रहा था। इसका ख्याल था कि कावरी सीधी इसके पास पहुंचेगी, लेकिन 7 बजे तक कावरी इसके पास नहीं पहुंची तो वो खुद आश्रम आ गया, और तहखाने की सूरत-हाल देखकर इसे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वहाँ क्या हुआ होगा। उन्होंने तुम्हारे साथ मेरी तलाश भी शुरू कर दी। हम बर वक्त वहाँ से निकल आए थे। हम इस वक्त तक यहाँ रहेंगे जब तक ये जगह हमारे लिए महफूज रहे। हम यहाँ आराम से पैसे वाले चावल खाते रहेंगे। पूजा खामोश हो गई। इसके होंठों पर बड़ी दिलफ्रेब मुस्कुराहट थी। फिर मुझे इसकी मुस्कुराहट अच्छी लग रही थी। मैं खामोशी से इसके चेहरे को देखते हुए सोचता रहा और ख्यालों में खो गया। मैं एक जराइम पेशा था। मेरे हाथों पाकिस्तान में कई कत्ल हो चुके थे। पुलिस से छुपता फिर रहा था और बदकिस्मती से उन लोगों के हत्थे चढ़ गया, और यहाँ मसाइब में घर कर अपनी मिट्टी की मोहब्बत ने मुझे बेचैन कर दिया। और अब पूजा से ऐसी बातें सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा था। इसने पाकिस्तान में सिर्फ 5 साल गुजारे थे। 5 साल की उम्र में तो कोई बच्चा अपने बारे में नहीं सोच सकता, किसी और के बारे में तो क्या सोचेगा। लेकिन पूजा ने इस मिट्टी से जन्म लिया था और 5 साल की उम्र तक खेतों में इस मिट्टी से खेलती रही थी, और इस मिट्टी की मोहब्बत इसके खून में शामिल हो गई थी। मेरी तरफ इस तरह को देख रहे हो? पूजा ने कहा। इसके होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई थी। तुमने मुझे वहशी कहा था। मैंने इसके चेहरे से नजरें हटाए बगैर कहा। और तुमने ठीक ही कहा था, तुम तो हो ही वहशी। पूजा ने हल्का सा कहकहा लगाया। वहशियों वाला हुलिया इस वक्त मेरा है, तुम्हारा, मैंने कहा। पूजा ने पहली मर्तबा अपना चेहरा झुका लिया। वो शर्माई जब यहाँ से गई थी तो हालत भी बेहतर थी। कोई तब्दीली तो यहाँ आने के बाद शुरू हुई थी। शंकर से झींगा मश्ती में ना सिर्फ इसके कपड़े फट गए थे, बल्कि बाल भी चिड़िया के घोंसले की तरह बखर गए थे, और मेक अप भी बिगड़ गया था। वो मेरे सामने इस तरह बैठी हुई थी कि इसकी टांगें ऊपर तक बरहना हो रही थी। वो चंद लम्हे मुझे घूरती रही, फिर एक झटके से उठकर खड़ी हुई और तेज तेज कदम उठाती हुई कमरे में घुस गई। मैं अपनी जगह पर बैठा पूजा के बारे में सोचता रहा। इसने जो कुछ कहा था, क्या वो सच था? क्या वाकई इसके दिल में जन्मभूमि की मिट्टी की मोहब्बत अब भी मौजूद थी? मुझे बहरहाल इस पर एतमाद करना था, इस वक्त तक जब तक कोई बात मुझे इससे बददिल ना कर देती।
इस वक्त 2 बजने वाले थे। मैं सोफे पर लेट गया। थोड़ी ही देर बाद पूजा की आवाज़ सुनाई दी। मैं सोने जा रही हूँ, तुम्हें नींद आए तो आ जाना। मैंने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। पूजा कमरे से बाहर नहीं आई थी। इसने दरवाजे ही से आवाज़ निकालकर मुझे बता दिया था कि वो सोने जा रही है। मैं सोफे पर लेटे हुए करवटें बदलता रहा। सोफा ज्यादा चौड़ा भी नहीं था कि ढंग से करवट बदल सकता। इसमें शायद नारियल के छल के भरे हुए थे। सीट दरमियान से किसी कदर उभरी हुई थी। आगे और पीछे की तरफ ढलवान थी। बैठने के लिए तो ये सोफा बहुत अच्छा था, लेकिन सोने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। तकरीबन 1 घंटे तक करवटें बदलने के बाद मैं उठ गया। कुछ देर वहां उधर उधर देखता रहा, फिर उठकर कमरे में आ गया। कमरे में अंधेरा था। मैं टटोलता हुआ आगे बढ़ा। मेरा ख्याल था कि मैं आहिस्तगी से बेड के किनारे पर लेट जाऊंगा ताकि पूजा की नींद खराब ना हो। आज का दिन बहुत ही खौफनाक गुजरा था। लेकिन मैं जैसे ही बेड पर चढ़ा, पूजा की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे, इसलिए नींद नहीं आ रही थी मुझे। बताओ ना, ये नींद को नहीं आ रही इमरान? पूजा ने मान भरे लहजे में पूछा। क्योंकि रजनी नहीं आई अभी तक और इसकी याद आती होगी शायद, मैंने कहा। नहीं ना, मुझे अब के बना अब नींद नहीं आ रही इमरान। मैं अब ही का वेट कर रही थी अभी तक और अब बात को घुमा रहे हो, पूजा गुस्से से बोली। अरे मैं समझा रजनी की याद आती होगी, मैं तो हूं ही यहाँ आपके पास, मैंने मोहब्बत भरी सरगोशी की। हाँ, तो कमरे में क्यों नहीं आ रहे थे अब तक? मैं मजीद पूछना चाहता था रजनी के बारे, लेकिन मेरे होंठों पर मेहर लग चुकी थी। मैं धड़ाम से बेड पर गिरा और मुझसे लिपट गई। थकन की वजह से कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह पूजा मुझसे पहले ही उठ चुकी थी। नाश्ते के बाद गुज़श्ता रोज की तरह मैं इस रोज भी खुरपी लेकर लान संवारने में मसरूफ हो गया। इस वक्त पूजा भी मेरा साथ दे रही थी। बेकार बैठना शैतान को दावत देने के मुतरादिफ था, और शैतान से बचने के लिए ही मैंने ये मसरूफियत तलाश करनी थी। हमारे लिए हर तरह के हालात जानना बहुत जरूरी था। शंकर की गुमशुदगी ने विश्वास को चौंका दिया होगा। अब ये पता नहीं कि शंकर के उड़ने का इंकिशाफ हो चुका था या नहीं, लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता था कि इस गुमशुदगी में भी विश्वास को मेरा ही हाथ नजर आया होगा। गुज़श्ता रात शंकर ने जो कुछ बताया था, इससे मैं अंदाजा लगा सकता था कि दहशतगर्दी के कैंप की तबाही से हुकूमत की पूरी मशीनरी हल कर रह गई थी। दिल्ली से इंटेलिजेंस, हुकूमत के आला तरीन अफसरान और के चीफ मिनिस्टर की आमद इस बात का सबूत थी कि कैंप तबाह करके मैंने उन्हें अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। कैंप की तबाही के अलावा रा की एक डिप्टी डायरेक्टर कावरी भी मेरे हाथों उड़ गई थी, और मंदिर को भी जलाकर राख कर दिया गया था। मंदिर की तबाही भी मेरे खाते में डाल दी गई थी। ये सदियों पुराना मंदिर था। मुख्तलिफ अदवार में 3 मरतबा पहले भी इसे नजर आतिश किया जा चुका था, और हर मरतबा इसकी तामन्नो और वसत में इजाफा होता रहा था। और अब तो वो आग इस कदर खौफनाक थी कि शायद इसकी दीवारों के पत्थर भी पिघल गए होंगे। मनीलाल ने आला हुक्काम को जो रिपोर्ट दी होगी, वो भी यकीनन मेरे खिलाफ हुई। मुझे तमाम वाक़यात का जिम्मेदार करार देकर सारे इल्ज़ामात मेरे सर पर थोप दिए गए होंगे। गुज़श्ता रात शंकर ने बताया था कि मनीलाल एक और नए मंसूबे पर काम कर रहा है। वो खौफनाक जहर है, जो इंजेक्शन के जरिए किसी के खून में शामिल कर दिया जाए तो इसके जिस्म को बिजली से ज्यादा खौफनाक झटके लगते हैं, और कम अज कम 10-15 मिनट शदीद तरीन अजियत के बाद वो ख़त्म हो जाता है। इसका मुजाहरा तो मैं देख भी चुका था। शंकर ने बताया था कि मनीलाल ने ये जहर तैयार कर रहा है जिसे इस्तेमाल किया जाएगा। ये ऑपरेशन भी तजर्बाती मरहले में था। इसका तोड़ दरियाफ्त करना अभी बाकी था, और इस रात वो मुझ पर इस जहर का तजर्बा करना चाहता था, लेकिन इसका एक आदमी शोशांत कंडत मेरे हाथों इस तजर्बे का शिकार हो गया था। पहले मैंने सोचा था कि हालात जैसे ही मामूल पर आएंगे मैं माउंट अबू से निकल जाऊंगा, लेकिन अब मैंने इरादा बदल दिया था। अगर ये जहर मेरे मुंह पहुंच गया तो तबाही मुझ जाएगी। ये तखरीबकारी और दहशतगर्दी का एक नया तरीका होगा। इसके लिए ना नाली चलानी पड़ेंगी, ना कुछ महंगे काम करने पड़ेंगे। इसके जरिए मौत बेगुनाहों को अपनी लपेट में लेती रहेगी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मनीलाल जैसे सांप का सर कुचल कर ही यहां से जाऊंगा, और ये काम मुझे जल्द अज जल्द करना था ताकि वो ज्यादा मिकदार में जहर की तैयारी पर काम शुरू ना कर सके। इस रोज शाम से जरा पहले पूजा ने बाहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। कल शंकर को इस पर शुबा हो गया था, और इसने अक्लमंदी की थी कि इसे चकमा देकर अपने साथ ले आई थी। जरूरी नहीं था कि आज भी कोई ऐसा इत्तेफाक हो और वो बचकर आ जाए, इसलिए मैंने भी इसके साथ जाने का फैसला कर लिया। बेड के नीचे रखा हुआ पूजा का ट्रंक एक अय्यार की जंबील साबित हुआ। इसमें जरूरत की हर चीज मौजूद थी। 3 अदद मर्दाना जूड़े भी रखे हुए थे। एक जोड़ा तो खालिस राजस्थानी था। मैंने वही जोड़ा पहन लिया। मेरे सर पर पूजा ने पगड़ी बांधी थी। सिंदूरी रंग की पगड़ी को बिल देकर लपेटा गया था।
میں نے جب آئینے میں اپنا جائزہ لیا تو مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ مخصوص راجستھانی لباس اور مخصوص انداز میں بندھی ہوئی پگڑی میں اس حلیے میں مکمل طور پر راجستھانی لگ رہا تھا۔ پوجا بھی مجھے دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ اس نے اپنی مانگ میں سیندور بھرتے ہوئے میرے ماتھے پر بھی سیندور کا ٹیکا لگا دیا اور پھر میری آنکھوں میں سرما لگانے لگی۔ میں آئینے میں دیکھ کر ایک بار پھر مسکرا دیا۔ سرمے کی دھار آنکھوں کے گوشوں میں دور تک کھنچی ہوئی تھی، بالکل دیہاتیوں کی طرح۔ پوجا نے بھی راجستھانی دیہاتی لباس پہنا تھا۔ اس نے بڑے بھوڑے میک اپ سے اپنا چہرہ بگاڑ لیا تھا، اور ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا تھا، کیونکہ اس طرح اس کا چہرہ بڑی حد تک تبدیل ہو گیا تھا، لیکن اس کی جسمانی کشش اپنی جگہ برقرار تھی۔ شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد ہی ہم کاٹیج سے نکلے تھے اور طویل چکر کاٹتے ہوئے شہر کے مرکزی علاقے میں پہنچے۔ 4 دن گزر چکے تھے، مگر شہر میں اب بھی خوف و ہراس کی سی کیفیت تھی۔ ہر شخص سہما ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس واقعہ کے بعد دوسرے قریبی شہروں سے بھی پولیس کی نفری طلب کر لی گئی تھی۔ مشتبہ افراد کو روک کر پوچھ تاچھ کی جا رہی تھی۔ ان پولیس والوں کے علاوہ منی لال اور وشواس کے آدمی بھی شہر میں پھیلے ہوئے تھے۔ سالار روڈ پر خاصی رونق تھی۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں ہندوستان کے مختلف شہروں اور غیر ممالک سے آئے ہوئے سیاحوں کی بھیڑ ہوتی تھی۔ یہاں ہینڈی کرافٹس کی دکانیں تھیں۔ اس علاقے میں سیاحوں کی دلچسپی انہی دکانوں کی وجہ سے تھی۔ ہم دونوں اس طرح گھوم رہے تھے جیسے ابھی ابھی کسی دیہات سے آئے ہو، اور یہاں کی ہر چیز ہمارے لیے انوکھی اور عجیب ہو۔ ہم نے ماربل کی مصنوعات کی ایک دکان سے ہنومان کی ایک چھوٹی سی مورتی بھی خرید لی تھی، جسے پوجا نے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ 9 بجے کے قریب ہم رام باغ مارگ کی طرف نکل آئے۔ اسی طرف وشواس کا کلب بھی تھا۔ اس علاقے میں بھی رونق تھی، لیکن پولیس کی سرگرمیاں بھی جاری تھیں۔ بازاروں میں گھومتے پھرتے ہم نے بہت سی باتیں معلوم کر لی تھیں۔ چیف منسٹر واپس جے پور چلا گیا تھا، لیکن 3 اعلیٰ افسران یہاں موجود تھے۔ کیمپ کی تباہی کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی تھی، جس نے ایک گیلکس ہوٹل میں کیمپ لگا کر کام شروع کر دیا تھا۔ شہر میں بھی یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جس شخص کو اس سلسلے میں کچھ معلومات ہو، وہ بلا خوف و خطر وہاں آ کر بیان دے سکتا ہے۔ ایک جگہ 2 پولیس والوں نے ہمیں بھی روک لیا۔ وہ مجھے ٹٹولتے ہوئے سوال کرنے لگے۔ پوجا نے بڑی خوبصورتی سے صورتحال کو سنبھال لیا۔ ابے حوالدار، وہ کانسٹیبل کو گھورتے ہوئے بولی، ہمارے مرد سے کیا بات کرتے ہو؟ یہ تو پہلی بار گاؤں سے باہر نکلا ہے۔ ہم سے پوچھو، ہم تمہارے سوالوں کا جواب دیں گے۔ کہاں سے آئے ہو تم لوگ اور کہاں رہتے ہو؟ کانسٹیبل نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ ہم نات دوارہ سے آئے ہیں جی، پوجا نے جواب دیا۔ اور پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ ہم تمہیں چور لگتے ہیں، ڈاکو لگتے ہیں جو یوں روکتے ہو؟ سالہ کہیں کا! ابے اپنی بھی سنبھال، ورنہ میں تو اپنا جوڑ سنبھال رہی ہوں، تم اپنی جان سنبھالو۔ پوجا مزید پھیل گئی، اور میں دل ہی دل میں گھبرا رہا تھا کہ پوجا کو شاپ پولیس والوں کا تجربہ نہیں تھا، کہیں ہمیں ہی لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ اس دوران 2-3 آدمی بھی جمع ہو گئے تھے۔ دوسرے پولیس والے نے پوجا کو بازو سے پکڑا تو پوجا نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بلی کی طرح غرئی، اپنے جسم کو اپنا گندا ہاتھ مت لگاؤ، خون کی ندیاں بہہ جائے گی۔ ہمارا پیچھا چھوڑنے کا کیا لوگے؟ پہلے پولیس والے نے جھنجھلا کر اپنے ساتھی کو سنبھالا، کسی ناری کا ہاتھ یوں نہ پکڑے۔ جے رام جی کی! چلو جی، پوجا نے کہتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہے رام ہی کی! پولیس والے نے گہرا سانس لیتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ چند قدم چلنے کے بعد پوجا نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس وقت تو تمہاری پھنے بازی کام آ گئی، لیکن ہر جگہ یہ ترکیب کام نہیں دے گی، میں نے کہا۔ اور پھر میں وہاں کھڑا اپنے آپ کو عجیب محسوس کر رہا تھا۔ کیا یہ عجیب صورتحال نہیں تھی کہ مرد تو خاموش کھڑا تھا اور عورت لڑنے مرنے کو تیار تھی؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، پوجا نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بہرحال اب کیا پروگرام ہے؟ میں منی لال کا ٹھکانہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اب اس سے 2 ہاتھ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اس پر چوٹ لگانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اس وقت منی لال بہت بڑکا ہوا ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، پوجا نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کوشش کر کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، پوجا نے جواب دیا۔ اس وقت وشواس سے بہتر اور کوئی آدمی نہیں ہو سکتا، وہی ہمیں منی لال تک لے جا سکتا ہے۔ وشواس! میں بڑبڑایا۔ وہ اس وقت اپنے کلب میں ہوگا، لیکن اس میلے میں ہمیں کوئی اندر داخل نہیں ہونے دے گا۔ بہرحال آؤ، اس ریستوران میں بیٹھ کر ایک کپ چائے پیتے ہیں، شاید کوئی بات سمجھ میں آ جائے، میں نے ایک طرف اشارہ کیا۔ اتفاق سے یہ وہی ریستوران تھا جہاں دیوی نامی ویٹریس سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی، اور میں اسے شوشانت کنڈت کے ہاں لے گیا تھا،
और फिर वहां मनीलाल को आते देखकर मेरा प्रोग्राम बदल गया था। शोशांत पंडित के दफ्तर में मनीलाल की पिटाई करने और शोशांत पंडित को मौत के घाट उतारने के बाद मैं अकबी रास्ते से फरार हो गया था, और देवी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि इसका क्या हुआ था। होटल के दरवाजे पर मनीलाल के आदमियों ने इसे मेरे साथ देखा था। होटल के अंदर भी इसे मेरे साथ देखा गया था। मेरा ख्याल था कि मेरे फरार होने के बाद इसे पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक कर दिया गया होगा, लेकिन मेरा यह ख्याल गलत साबित हुआ। रेस्तुरां में दाखिल होते ही मैंने देवी को देख लिया, जो एक मेज पर काफी सर्व कर रही थी। इस मेज पर एक उधेड़ उम्र मर्द और एक जवान लड़की बैठी हुई थी। इत्तेफाक से सिर्फ इस मेज पर 2 कुर्सियां खाली थी और कहीं भी कोई सीट खाली नहीं थी। पूजा ने उधर उधर देखा और फिर बड़ी बेतकल्लुफी से इस आदमी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैं भी लड़की के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इस आदमी ने बड़ी खूनखार नजरों से हमारी तरफ देखा था। देवी भी हमें बैठते देखकर वहीं रुक गई। वो सवालिया निगाहों से पहले पूजा और फिर मेरी तरफ देखने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हमारे लिए भी ये लाओ जी। पूजा ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए काफी के कपों की तरफ इशारा किया। पर मीठा ज्यादा डाल्यू। देवी मुस्कराती हुई वहां से चली गई। उधेड़ उमर शख्स और उधेड़ लड़की ने मानी खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और अपने अपने कप उठाकर खामोशी से चुस्कियां लेने लगे। वो यकीनन कोई शिकारी लड़की थी जिसने बूढ़े को फांस लिया था और वो इसके पेच और ताब खा रहा था। हमारी आमद से शायद उनका प्रोग्राम अधूरा रह गया था। देवी हमारे लिए काफी लेकर आई तो इस दौरान वो दोनों काफी खत्म कर चुके थे। लड़की ने बूढ़े को इशारा किया और वो दोनों उठ गए। पूजा मुस्करा कर मेरी तरफ देखा। बाजारों में घूमते फिरते हमने कुछ शॉपिंग भी की थी। वो दोनों थैले पूजा ने अपनी गोद में रखे हुए थे। उन दोनों के उठते ही इसने थैले एक कुर्सी पर रख दिए और चाय की चुस्कियां लेते हुए हम सरगोशियों में बातें करने लगे। देवी इसी दौरान 3-4 मर्तबा हमारे करीब से गुजरी थी। कप उठाते हुए भी इसने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा था, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं सकी थी। मैंने पूजा को देवी के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैंने देवी के बारे में फौरन ही फैसला कर लिया था। जरूरी नहीं था कि पूजा का कॉटेज मेरे लिए हमेशा महफूज रहे। मुझे इमरजेंसी के लिए कोई ना कोई महफूज ठिकाना रखना था, और मेरा ख्याल था कि इस मकसद के लिए किसी वक्त देवी को इस्तेमाल कर सकूंगा। लेकिन कांवरी के कल के सिलसिले में तो इसे हम दोनों की तलाश थी। इसमें शुबा नहीं कि कांवरी और विश्वास मनीलाल से किसी किस्म का इंतकाम लेना चाहते थे, लेकिन कैंप की तबाही पर उन सब ही को गुस्सा था। मैं किसी के भी हाथ लग जाऊं, मुझे किसी सूरत में भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इस तरह विश्वास से बराह रास्त राब्ता करना अगरचे निहायत खतरनाक था, मगर इसके सिवा हमारे लिए कोई चारा भी नहीं था। मुझे वहां खड़े हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। मैं बार बार इस रास्ते को देख रहा था जिस तरफ पूजा गई थी। इस सड़क पर बहुत कम लोगों की आमद और रफ्त थी, लेकिन पूजा नजर नहीं आई। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। विश्वास को पूजा पर कोई शुबा तो नहीं हो गया था, और ऐसा तो नहीं कि पूजा को गिरफ्तार कर लिया गया हो। हमने प्रोग्राम फाइनल कर लिया था। पूजा का ख्याल था कि विश्वास से बराह रास्त राब्ता करना चाहिए। इसने जो मंसूबा बनाया था वो वाकई काबिले अमल था, और मैं इससे पूरी तरह मुत्तफिक था। रेस्तुरां से निकलकर हम एक तरफ चलते रहे। हमेशा की तरह मैंने इस वक्त भी इस बात का ख्याल रखा था कि हमारा ताक़ुब तो नहीं किया जा रहा, लेकिन कोई मुश्तबा आदमी नजर नहीं आया था। विश्वास के क्लब से तकरीबन 1 फरलांग दूर हम रुक गए। अपने इस मंसूबे का एक बार फिर जायजा लिया और पूजा अपने मिशन पर रवाना हो गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा इसे जाते हुए देखता रहा, और फिर तारीकी में एक दरख्त के पीछे खड़ा हो गया। मैं जानता था कि हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। विश्वास को अगरचे ये पता नहीं चल सका होगा कि शंकर हमारे हाथों मारा जा चुका है, लेकिन इसके बाद वो मुझे फांसने के लिए कोई नया जाल तैयार कर रहे होंगे। 1 घंटा गुजर गया। अभी तक पूजा की वापसी के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने एहतियातना वो जगह तब्दील कर ली और सड़क पार करके एक चबूतरे के पीछे खड़ा हो गया। इस चबूतरे पर शायद किसी जमाने में कोई मूर्ति नस्ब थी, लेकिन अब तो चबूतरा भी टूट फूट चुका था। इस चबूतरे के साथ ही दरख्तों में एक तंग सा रास्ता था जो पीछे एक पार्क तक चला गया था, और पार्क इस वक्त वीरान पड़ा था। 10 मिनट और गुजर गए और फिर एक गाड़ी इस तरफ आती हुई दिखाई दी। हेडलाइट्स की रोशनी में सामने दूर तक का इलाका रोशन हो गया था। गाड़ी ठीक इस जगह पर आकर रुक गई जहां चंद मिनट पहले तक मैं मौजूद था। गाड़ी के हेड लैंप्स बुझ गए थे, ताहम अंदर की बत्ती जल रही थी। स्टीयरिंग के सामने विश्वास था। इसके साथ वाली सीट पर पूजा और पिछली सीट पर एक और आदमी बैठा हुआ था। गाड़ी के अंदर की लाइट जानबूझकर जलती छोड़ी गई थी ताकि मैं उन्हें देख सकूं। शायद उनका ख्याल था कि मैं उन्हें देखते ही अपनी छुपने की जगह से बाहर आ जाऊंगा। राम रहा। कहाँ हो तुम?
पूजा की आवाज सुनाई दी। वो इस तरफ मुंह करके मुझे आवाज दे रही थी जहां मुझे छोड़ कर गई थी, लेकिन मैंने अपनी जगह से हरकत नहीं की। मैं मोहतात अंदाज में इधर उधर देखता रहा। मैं ये अंदाजा लगाना चाहता था कि मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चली जा रही है। रामा, रामा, कहाँ हो तुम? पूजा की आवाज सुनाई दी। वो इस तरफ मुंह करके मुझे आवाज दे रही थी जहां मुझे छोड़ कर गई थी, लेकिन मैंने अपनी जगह से हरकत नहीं की। मैं मोहतात अंदाज में इधर उधर देखता रहा। मैं ये अंदाजा लगाना चाहता था कि मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चली जा रही है। अब आगे। पूजा कार से उतर आई और उधर उधर देखते हुए फिर राम का नाम लेकर मुझे पुकारने लगी। इसकी आवाज सरगोशी से ज्यादा बुलंद नहीं थी। इसके लहजे से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो किसी दबाव में नहीं थी। मैंने चंद सेकंड और इंतजार किया और फिर चबूतरे के पीछे से निकलकर सामने आ गया। पूजा का रुख दूसरी तरफ था, वो मुझे नहीं देख सकी थी। ये रहा मैं पूजा देवी, मैंने इसे आवाज दी। वो एकदम घूम गई और बोली, ओह तुम हो। मैं तो डर ही गई थी। मैं कभी थी कि तुम डर कर भाग गए। इसके हाथ में काराकोफ थी। मैं इसके साथ बैठा तो काराकोफ की नाल मेरे कंधे को छूने लगी। उन बंदूकों को ऐसे को बता दे भाया, कहीं हमारा अंत ना कर दे। पीछे दे, मैंने हाथ से राइफल पीछे हटाते हुए कहा। इसने घौर कर मेरी तरफ देखा और कलाशन बिल्कुल दूसरी तरफ करके इसकी नाल खिड़की से बाहर निकाल दी। मैंने इसका चेहरा देख लिया था, वो विश्वास का गौर था। बड़ी ही खौफनाक शक्ल थी इसकी। कैसे भाग सकता हूँ? मैंने ऊंची आवाज में कहा ताकि विश्वास भी सुन ले। मेरी मोहब्बत इस राकेश के कब्जे में है और मैं कैसे भाग सकता हूँ? तुम इसे बचाओगे ना? हमारा मतलब है नारी लगाई को इस राकेश से। हाँ हाँ, हम तुम्हारी लगाई को बचा लेंगे। बैठो, गाड़ी में बैठो, विश्वास ने कहते हुए पिछली तरफ इशारा किया और कार का दरवाजा खोल दिया। पहले से बैठा जो आदमी था वो सरक गया। इस रात आश्रम में विश्वास से मेरी मुलाकात तकरीबन 2 घंटों तक जारी रही थी। ताहम इस वक्त वो मुझे पहचान नहीं सका था, मगर मुझे अंदेशा था कि कहीं मेरी आवाज ना पहचान ले, इसलिए मैं बिगड़े हुए लहजे में बात कर रहा था। मोटर तेज चलाओ साहब, कहीं दो राकेशस मेरी वो लगाई को इज्जत लूट कर इसकी बोटियां ना कर दे। मैंने आगे झक कर विश्वास के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पूजा ने मुझे बताया था कि वो 3 दिन से तुम्हारे काटेज में है। तुमने पहले पुलिस को इसके बारे में इत्तला को नहीं दी। विश्वास ने कंधे से मेरा हाथ हटाते हुए कहा। इसने मेरी लगाई को वो बना लिया है, क्या कहते हैं? हाँ, ये तुम मैं बाहर निकलूं, डर तो बहुत है। किसी को बताया तो मेरी लगाई की बोटियां कर देगा और इससे पहले इसके साथ वो करेगा। बिलाकार। राम राम। आज तुमने कैसे हिम्मत कर ली? विश्वास ने पूछा। मैं सौदा लेने को आया था जी, मैंने कहा। पूजा देवी से मुलाकात हो गई, ये तो तभी देवी सम्मान एक जी। मेरी परेशानी सुनकर बोली कि हिम्मत कर लो। विश्वास महाराज, मेरी लगाई को कुछ नहीं करने देंगे और इस राकेशस को भी पकड़ लेंगे। इसे बहुत सजा होगी साहब की। तुम फिक्र मत करो, मैं इसे ऐसा अंदर लगाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद करेगा, विश्वास ने कहा। मगर तुमने शहर से इतनी दूर काटेज को लिया, ना कि झेल के परे। हमारा नया नया ब्याह हुआ है जी, मैंने शर्माने की अदाकारी करते हुए जवाब दिया। हम सोचा था चंद रोज आराम से रहेंगे, कोई सताएगा नहीं, मगर वो राकेशस बीच में कोर प्यार। विश्वास ने मेरी बात पूरी कर दी।